गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज करते हैं हम एक नेशनल जीके का टॉपिक, जो कि आपने देखा होगा कि हमने कंप्लीट किया प्राचीन भारतीय इतिहास को। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब आज से नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने प्राचीन इतिहास का अंत किया था, कहाँ से? चौहान वंश के पतन के बाद। चौहान वंश के पतन के बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे जो सामंत थे, जो रियासतों के शासक थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन उनमें से कोई भी एक सभ्य शासक नहीं बन सका जो कि भारत के ऊपर या तो आर्यवर्त क्षेत्र में या दक्षिणावर्त क्षेत्र में शासन कर सके। इसलिए ये जो टाइम पीरियड था, एक वंश के पतन होने के बाद का और दूसरे एक सभ्य वंश के आगमन होने से पहले का जो टाइम पीरियड हुआ है बीच का, इसमें विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। आपने देखा होगा कि महमूद गजनी ने कैसे भारत को लूटा। 17 बार लगातार आक्रमण किए। उनमें से 1014 ईस्वी का आक्रमण उनका हरियाणा में फेमस रहा। 1025 का आक्रमण उनका सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला फेमस रहा। 1030 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में मोहम्मद गोरी भारत आया। 91 में युद्ध किया, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 92 में दूसरा युद्ध, और चंदावर के युद्ध के बाद में जयचंद को हराकर वो वापिस गौर लौट गया। तो जो मोहम्मद गोरी था उसी का ही एक सामंत कह लेते हैं, या उसका इक्तेदार था, मतलब कि उसका कर वसूलने वाला यहाँ पर गुलाम था। इसीलिए उसका जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा कि ये वहां से बैठकर अपनी सत्ता संभाल रहा है, क्यों ना आप यहाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुलाम वंश की नींव रखी। इसको गुलाम क्यों कहा गया? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसी का इक्तेदार था। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया वंश को गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की जो शुरुआत होती है वो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। मध्यकालीन इतिहास में हम किस किस वंश को पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूं अभी। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, उसको हम याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है? ये गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, ये हमारे मध्यकालीन भारत की ट्रिक है कि कौन कौन से वंश मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गुलाब से हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिले से तात्पर्य होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तो से तात्पर्य होगा तुगलक वंश, और उसके बाद सांस में सै से तात्पर्य होगा सैयद वंश, और उसके बाद लो से तात्पर्य होगा लोधी वंश। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और कमेंट करो। तो देखिए दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस ले हमारी ट्रिक का नाम। सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसमें गुलाम वंश। गुलाम वंश के पतन के बाद जो स्टार्ट होगा वो होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और लोधी वंश। दोस्तों यहां पर 5 वंशों का नाम लिखा मैंने। एक क्वेश्चन इसी लाइन से अराइज होता है कि इन 5 वंशों में से वो कौन सा शासक था जिसकी हत्या रणभूमि में हुई। इन 5 वंशों में मतलब गुलाम वंश का एकमात्र एक ऐसा शासक जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई हो, रणभूमि में हुई हो, तो वो कौन था? लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इसकी हत्या की थी। तो गुलाम वंश का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी, जो कि रणभूमि में या युद्ध भूमि में मारा गया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने गुलाम वंश की तरफ। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपको थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये मोहम्मद गोरी का सामंत था, उसका इक्तेदार था। इसीलिए इसके गुलाम होने के कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की नींव डाली। मतलब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने
स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया, लाहौर की गद्दी पर बैठा है, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इनकी आप देखेंगे कि गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी नहीं। जब इस वंश की नींव रखी गई कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी राजधानी लाहौर बनाई थी। बाद में पढ़ेंगे कि कैसे उसको इसने स्थानांतरित किया था गुलाम वंश के किस शासक ने, दिल्ली में। और दिल्ली में आने के बाद में इस वंश को हम कहेंगे सल्तनत वंश, क्योंकि जब तक हम इसको गुलाम वंश कहेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे बस। गुलाम वंश के बाद जैसे ही हम इस वंश को, गुलाम वंश को ही हम अगर नाम देते हैं सल्तनत वंश, सल्तनत का मतलब होता है कि दिल्ली सल्तनत, और सल्तनत वंश का नाम देते ही हम जिस शासक को पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो इसने अपनी राजधानी स्टार्टिंग में लाहौर बनाई और कुतुब मीनार की नींव रखी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका एक फेमस कार्य है ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी ओनली। इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया। यही कुतुब मीनार जो कि वर्तमान में आज विश्व विरासत में प्रथम स्थान पर आता है। ये स्मारक कौन सा? कुतुब मीनार, विश्व विरासत की बात करें तो। उसके बाद में अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको हम एक विद्यालय कहते हैं या इसको हम एक गुरुकुल कहते हैं। विद्यालय या गुरुकुल कहाँ पे है? ये अजमेर में। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, ये एक विद्यालय है अजमेर में, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुआ। इसका जो दूसरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो इतिहासकारों ने बताया लाख बख्श। एक बार क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है कि लाख बख्श के नाम से कौन शासक फेमस हुआ? तो लाख बख्श नाम से फेमस हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श से क्या तात्पर्य है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक ऐसा शासक था कि दान देने में बहुत ज्यादा प्रचलित था। लाख बख्श, बख्शना, और लाख मतलब कि लाखों की दिनार या मुद्रा अपनी दान में दे देना। तो कुछ फेमस शासक नहीं हुआ ये, इसलिए जो भी कुछ दान करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में दान कर देता, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम किस उपनाम से फेमस किया? लाख बख्श के नाम से। अब इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार रिपीट हो रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में कौन सा शासक था? शासक नहीं था वो था बख्तियार खिलजी, जो कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। कुमारगुप्त ने जिसकी नींव रखी थी नालंदा विश्वविद्यालय, वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण प्राचीन भारत में हुआ था। 3 यूनिवर्सिटीज बताई थी आपको मैंने, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमारगुप्त ने, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस था। और हर्षवर्धन के दरबारी में जो थे चीनी यात्री ह्वेनसांग, वो यहाँ पर पढ़े थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। इसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक सियूकी में किया था। ठीक है दोस्तों, तो वही नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में है वर्तमान में। कहाँ पे है ये? बिहार में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। अब इसके नाम से ही फेमस होता है ये कि आराम शाह। ये इस वंश का एक अयोग्य शासक था और इस वंश को विस्तृत नहीं कर पाया, तो इस वंश का ये वास्तविक संस्थापक नहीं कहलाया। तो आराम शाह ने 1210 ईस्वी में गद्दी को संभाला, लेकिन इल्तुतमिश ने धोखे से आराम शाह की मृत्यु कर दी, मतलब कि इसकी हत्या कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि मात्र 8 महीने ही, कितने दिन? मात्र 8 महीने ही आराम शाह अपनी गद्दी पर बैठ पाया था। इल्तुतमिश ने धोखे से इसकी हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में कहा इस गुलाम वंश का शासक कहलाया। और शासक बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था और जो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर बनाई थी, वही राजधानी इसने स्थानांतरित की। क्या की? स्थानांतरित। कहां पर? दिल्ली में। तो लाहौर से राजधानी स्थानांतरित किस शासक द्वारा हुई? इल्तुतमिश द्वारा। और इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे कार्य किए इसमें कि इसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहना पड़ा। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद में जलालुद्दीन खिलजी जो थे,
ये एक शासक थे। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, यू टर्न आता है हिस्ट्री में, कि मंगोल के शासकों द्वारा या तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण होता है। तो कौन सा शासक होता है जो सफल होता है इनको इनसे लड़ने के लिए? वो होता है बलबनिया नसीरुद्दीन। अब मंगोल शासक का नाम कहा मैंने, मंगोल का। ये जो मंगोल थे ये कौन थे? ये आते हैं गोबी के मरुस्थल से, जिसको हम कहते हैं एरिया, चीन से, चीन के भी और ऊपर जहां पर ये चीन की सभ्यता विस्तृत थी प्राचीन भारत में, उसके ऊपर साइबेरिया, और साइबेरिया में एक जगह का नाम आता है गोबी का मरुस्थल। उस जगह को कहते हैं रेगिस्तान, कहते हैं गोबी का। वहां पर एक प्रजाति रहती थी। कौन सी प्रजाति? मंगोल प्रजाति। ये क्या होते थे? ये चारागाह प्रजाति से बिलोंग करते थे, मतलब कि पशुओं को इर्द गिर्द घूमते रहते थे, चराते रहते थे। मतलब कि इन्होंने अपनी एक कोई भी सभ्य व्यवस्था नहीं रख रखी थी, बहुत ही गंदे ढंग से रहते थे ये लोग। हाँ, इनका एक क्वेश्चन आता है मंगोलों से कि इनकी जो शासन सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, मतलब कि एक अपने जीवन में नैतिकता ना होने के बावजूद भी ये लेडीज की रेस्पेक्ट करते थे। मातृ सत्तात्मक इनका सिद्धांत था। तो वहां से जो चंगेज खान था मंगोल का शासक। चंगेज खान, जिसको इतिहासकारों ने श्रापित भी कहा गया और चंगेज को खान की उपाधि दी। तो वो जो थे चंगेज खान, वो मंगोल के ही थे, और मंगोल में कहां पर? गोबी के मरुस्थल से बिलोंग करते थे। तो यहाँ का जो शासक था जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने मंगोलों से बचाया। इनका जो आक्रमण हुआ आपस में, उसमें बचाया और अपने दरबार में इसको शरण दी। किससे बचाया? चंगेज खान से। वही चंगेज खान जो मंगोल का शासक था इस समय तत्काल में 1216 ईस्वी में। चंगेज खान और इसके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ जलालुद्दीन के, और सहायता किसने की? इसकी इल्तुतमिश ने। तो मंगोल को हम यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका तात्पर्य है गोबी के मरुस्थल से। उसके बाद जो इस वंश का जो आगे बढ़ेंगे हम, सल्तनत वंश में आएंगे। अब सल्तनत काल को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो शकुनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में, कौन? शकुनुद्दीन फिरोज 1236 में इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये भी इस वंश का एक अयोग्य शासक कहलाया 1236 में, कि ये जो था शकुनुद्दीन फिरोज, इसको कुछ भी नहीं आता था। ये एक इतना अयोग्य शासक था कि इसका कोई भी कार्य नहीं इतिहास में, अपने वंश का इसका कोई भी कार्य नहीं। तो जो प्रजा थी इस वंश की, दिल्ली की सल्तनत में जो प्रजा थी, वो सभी में रोष फैल गया, और कोई भी छोटा मोटा कार्य करना होता, दरबार लगाना होता, ये हर बार अपनी मां से सलाह लेता। तो इतिहासकारों ने क्या कहा कि इसको एक अयोग्य शासक कहा। दूसरा अयोग्य शासक गुलाम वंश का शकुनुद्दीन फिरोज। अब इससे इतनी ज्यादा परेशान हो गई प्रजा, इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि इससे अच्छा तो और किसी को हम गद्दी पर बैठा देते हैं जो इस वंश का क्या होगा? इस वंश का हकदार होगा। तो उन्होंने क्या किया? रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान को मजबूरन दिल्ली की सल्तनत पर शासिका बनाना पड़ा। और मध्यकालीन इतिहास या किसी भी इतिहास की बात करें तो पहली महिला जो शासिका बनी भारत की, तो भारत की पहली महिला शासिका कौन कहलाई? रजिया सुल्तान, जो कि 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। 1236 से 1240 तक दिल्ली में रजिया सुल्तान का शासन रहता है। अब रजिया सुल्तान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं बातों का ध्यान करेंगे। जो रजिया सुल्तान थी, इसने एक मनुष्य की तरह, मतलब कि लड़कों की तरह दरबार में जाना शुरू कर दिया। पर्दा प्रथा को इसने खत्म कर दिया, जो कि इस समय इस्लाम धर्म की एक प्रथा होती थी, बुर्का पहनकर रहना लेडीजों को। तो उस प्रथा को इसने खत्म कर दिया और टोपी पहनकर दरबार में जाना स्टार्ट कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने, लड़कों की तरह। जिससे इसके इन कार्यों से प्रजा में फिर दोबारा से रोष उत्पन्न हो गया कि ये ऐसी शासिका कैसी हुई जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध ही चलने लगी। लेकिन रजिया सुल्तान के सभी के विरुद्ध होने के बावजूद भी एक योग्य शासिका रही। इसने क्या किया? याकूत एक इंसान का नाम है, याकूत को इसने अपना इख्तेदार बनाया। कहाँ का इख्तेदार बनाया इसने? अस्तबल का, जहां पर हम घोड़ों को बांधते हैं, उसका सरदार नियुक्त किया इसने। किसको? याकूत को। और इसी के साथ में ही एक और होता है अल्तुनिया।
और अल्तुनिया से इसने रजिया सुल्तान ने विवाह किया। ये अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया पंजाब में पटियाला शासक का सूबेदार था, या कुछ कुछ बुकों में इसको लिखा हुआ है कि नाबार रियासत का सूबेदार था ये। तो ये जो अल्तुनिया था और याकूत था, दोनों इसके लेफ्ट और राइट हैंड थे, किसके? रजिया सुल्तान के। तो याकूत को तो इसने नियुक्त किया सरदार अस्तबल का, और अल्तुनिया से इसने की रजिया सुल्तान ने शादी, और 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। कैसे हत्या कर दी गई? जब इसने 1236 ईस्वी के शासन की 1238 ईस्वी में जब रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया, तो ये चली जाती है कहां पर? पंजाब में, अल्तुनिया के पास में। और जो रजिया सुल्तान का जो दरबार था उसमें जबरदस्ती तुर्कों द्वारा बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, और रजिया सुल्तान के पास में एक पत्र भेजा जाता है कि आप यहां पर आइए दिल्ली में, हम आपको ये सल्तनत की गद्दी वापिस कर देंगे। लेकिन रजिया सुल्तान उस बात को भी मान लेती है और वापिस छीनने का प्रयास करती है अपनी गद्दी को। जब ये वापिस जा रहे होते हैं दिल्ली सल्तनत पे, तो कैथल नामक जगह पर, कहां पर? कैथल नामक जगह पर धोखे से रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो जो इंसान जहां पर मरता है या मारा गया होता है, उस इंसान को वहीं पर दफना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया हुआ है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। अब रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक था बहराम शाह। अब बहराम शाह के बाद जो शासक बना वो मसूद शाह। क्यों? क्योंकि बहराम शाह को तो जबरदस्ती गद्दी पर बिठाया था, तो ये एक इतना योग्य शासक नहीं हो सकता कि अपने प्रजा को, अपने राज्य के विस्तार को एक सुदृढ़ तरीके से, निश्चित तरीके से सफल बना सके। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ मसूद शाह, और जो मसूद शाह था ये था बलबन का इक्तेदार, ये मतलब कि बलबन का गुलाम मसूद शाह। और बलबन ने इसे हटाकर, अब बलबन ने इसको बिठा सकता है गद्दी पर तो इसको हटा भी सकता है, और नसीरुद्दीन को दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। किसने? बलबन ने। ये बलबन शासक बनने से पहले, नसीरुद्दीन के बाद अभी सल्तनत का राजा कौन होगा? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? नसीरुद्दीन के बाद बैठेगा बलबन। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है 2 से 3 बार पेपर में, और एचएसएससी के पेपर में पूछा गया हरियाणा में ये कि बलबन शासक बनने से पहले कहां का इक्तेदार था? तो बलबन शासक बनने से पहले हासी का इक्तेदार था। टोपी सीकर निर्वाह करने वाला, अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक कौन हुआ? बलबन। अब दिल्ली का शासक नियुक्त किया बलबन ने, किसको? नसीरुद्दीन को। अब बलबन नसीरुद्दीन को शासक बना रहा है, इसका मतलब कि जो योग्य शासक है, जो योग्य उत्तराधिकारी है इस गद्दी का, वो तो बलबन है। और 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करता है। अब जो मंगोल के जो शासक हैं तुर्क, ये दोबारा से आक्रमण करते हैं सल्तनत पर, और गुलाम वंश का प्रथम सफल शासक जिसने मंगोलों से लोहा लिया वो कौन था? बलबन। और बलबन का दूसरा क्वेश्चन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तीसरा क्वेश्चन, शासक बनने से पहले ये हासी का सूबेदार था या इक्तेदार था। अब कुछ प्रथा इसने अपने दरबार में नियुक्त की। एक तो सिजदा और एक पेबोस, इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत की बलबन ने अपने दरबार में। अब ये सिजदा क्या होता है और पेबोस क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है शासक के सामने या राजा के सामने झुककर सलाम करना, सजदा करना, और पेबोस राजा के सामने जमीन पर लेटकर जमीन को चूमना या उसके पैरों को चूमना। इन दोनों प्रथाओं को बलबन ने लागू किया अपने दरबार में, अपनी प्रजा में। और एक त्योहार होता है नवरोज। बलबन ही एक ऐसा शासक था इस वंश का जिसने नवरोज त्योहार को अपने दरबार में मनाना स्टार्टिंग किया। तो बलबन के ये कुछ कार्य थे। तीसरा इसका फेमस कार्य है लौह एवं रक्त की नीति अपनाई इसने। अब लौह एवं रक्त की नीति से क्या तात्पर्य है? लौह एवं रक्त की नीति से तात्पर्य है कि फ्रांस की क्रांति और जापान की क्रांति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई। इसको हम कह सकते हैं साम दाम दंड भेद वाली नीति।
कि कैसे भी करके कुछ भी करके हासिल करना, साम दाम दंड भेद, उस नीति को हम कहते हैं लोह एवं रक्त की नीति, जिसको अपनाया बलबन ने। अब बलबन के बाद में जो शासक बनता है, अंतिम शासक इसका, वो बनता है कैमूर्स। और कैमूर्स 1290 ईस्वी तक इस गुलाम वंश का शासक बना रहता है। कुछ फेमस कार्य नहीं थे इसके, और अलाउद्दीन खिलजी कैमूर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव रखता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो फेमस शासक हुए किसी भी वंश के, उनका सबका अपना अपना एक दरबारी कवि रहता है। तो जो बलबन थे, इसका जो दरबारी कवि था वो था अमीर खुसरो, ये इसके दरबारी कवि थे। और 1290 में कैमूर्स की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी वंश की नींव रखते हैं। तो जो गुलाम वंश है ये आपने पढ़ा इसमें। इसके बाद जो ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पर पढ़ेंगे हम दूसरा वंश, खिलजी वंश। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास, या कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।